वेलकम टू क्लास नंबर 5। आज हमारी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस देखे थे अलग अलग वैरायटी के। अब आज हम उसी क्लास को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन सेल्स 2 साइकिल्स फॉर ₹7035 ईच, ठीक है, एंड सेल्स वन एट अ लॉस ऑफ 16.67% एंड अदर एट अ गेन ऑफ 16.67%। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, परसेंटेज के टर्म्स में नहीं, एक्चुअल वैल्यू निकालनी है प्रॉफिट या लॉस की। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान देने लायक जो बात है, पिछली क्लास में आपने देखा था जो लास्ट क्वेश्चन था, यहां पर मैंने लिखा था बाय, अ पर्सन बायस 2 साइकिल्स फॉर सो एंड सो। उस केस में जब भी लॉस और गेन हो रहा था सेम परसेंटेज का, तो आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे। लेकिन इस टाइप में क्या होता है, यहां पर आप देखेंगे सेलिंग की बात हो रही है, वहां पर कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम थी, यहां पर सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जरूरी नहीं कि सेम हो, इनफैक्ट नहीं होती है इसमें। तो यहां पर सिर्फ हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में, सेलिंग प्राइस के टर्म में, कि दो साइकिल हैं, दोनों की जो सेलिंग प्राइस है अलग अलग, वो है 7035 ईच लिखा है, ठीक है। अब इस टाइप को करने का क्या तरीका होता है, एक तरफ है आपका एक साइकिल पे लॉस, दूसरी साइकिल पे आपका गेन, तो हम इसी तरह से दो पार्ट में से डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम यहां पर लिख लेते हैं लॉस वाला केस L, और इस साइड पे हम लिख लेते हैं गेन वाला या प्रॉफिट वाला P। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस है 16.67% का। 16.67 को अगर मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के टर्म में लिखूं SP अपॉन CP के टर्म में, तो ये कितना होगा, 16.67 होता है हमारा 1/6, तो लॉस के केस में होगा हमारा 5/6। अब गेन के केस में अगेन 16.67 का गेन है, तो 1/6 हमें देगा 7/6। तो ये हमने क्या लिखा, SP अपॉन CP का रेशो, लॉस के केस में इतना, प्रॉफिट के केस में इतना। अब हमसे कहा गया है बिल्कुल साफ साफ कि जो है सेलिंग प्राइस दोनों की सेम होनी चाहिए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहां पर 5 यूनिट्स है, यहां पर 7 यूनिट्स है, मतलब यहां पे हमें करना पड़ेगा रेशोज को बराबर, इक्विवेलेंट रेशोज में हमें से लाना है। अब हम कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके इन्हें मर्ज करने की कोशिश करेंगे। यहां है 5, यहां है 7, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से, इस वाले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और इस वाले फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब क्या बनेगा हमारा नया फ्रैक्शन, 7 5 जा 35, 6 7 जा 42, और यहां पर 7 5 जा 35, 6 5 जा 30। अब हमारा सेलिंग प्राइस दोनों में बराबर हो गया। अब इसके आगे हम जो करना चाहें वो कर लेंगे। देखेंगे सेलिंग प्राइस हमारा दोनों में बराबर है। अब टोटल अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो वो कितना है, 42 + 30 72। CP की बात कर रहा हूं मैं, वो है 72। सेलिंग प्राइस की बात करूं, टोटल सेलिंग प्राइस वो है हमारा 35 + 35 70। क्लियरली हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कम है और कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है, तो ये बनेगा एक तो लॉस का केस। अब लॉस हम कैसे निकालें, सिंपल है, 35 किसी भी एक को आप यहां से पकड़ लीजिए, 35 एक्चुअल में वैल्यू किसको करस्पॉन्ड करता है, 7035 को, 7035। तो एक यूनिट का कितना होगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, मैं ठीक से लिख देता हूं, ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर 0, फिर 1। तो एक यूनिट अगर 201 के बराबर है, तो यहां डिफरेंस कितना है हमारा, 2 यूनिट्स का, वही हमारा यहां पर लॉस है, तो 2 किसके बराबर होगा, 402 के, और ये क्या है हमारा टोटल लॉस। तो इस केस में हमारा आंसर होगा लॉस ऑफ ₹402। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। जो भी आपको परसेंटेज दिया हो उसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे SP अपॉन CP के, फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम हमें बनानी थी, इसलिए हमने इस वाले फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई किया, इस वाले फ्रैक्शन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमारे पास क्या आया, 35/42, 35/30। आप देखेंगे दोनों केस में अब सेलिंग प्राइस हमारी सेम है। तो यहां से हमने टोटल कॉस्ट प्राइस देखी, टोटल सेलिंग प्राइस देखा, दोनों के बीच में डिफरेंस देखा, एक का डिफरेंस हमने निकाला 201 के बराबर, तो दो का जो डिफरेंस है वो 402 के बराबर। तो हमारा डी हमारा यहां पर ऑप्शन आंसर है हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का है। अब यहां पर जो है अगेन सेलिंग प्राइस हमारी सेम है, और लॉस एक में 20% है और गेन यहां पर एक में 33.33% है, मतलब यहां पर परसेंटेज हमारे चेंज हो गए। हम मेथड अगेन अपना वही फॉलो करेंगे, उसमें मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर हम ले लेते हैं लॉस का केस, यहां पर हम ले लेंगे प्रॉफिट का केस। लॉस कितना दिया है, 20%, 20% का लॉस मतलब 1/5, तो फ्रैक्शन हम यहां लिखेंगे
4/5। प्रॉफिट के केस में 33.33 मतलब 1/3। प्रॉफिट देके हमें क्या देगा, ये 4/3। सेलिंग प्राइस हमें सेम रखनी है, तो यहां पर भी 4 यूनिट्स है, यहां पर भी 4 यूनिट्स है, तो अब हमें यहां पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो यहां पर है 4 + 4 8। कॉस्ट प्राइस टोटल की बात करें तो वो है 5 + 3 8। डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 0 का, मतलब ये बनेगा हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का केस। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। A shopkeeper purchases an article and sells it at a loss of 10%. Had he paid 20% less while buying and sold it at rupees 55 more, he would have made a profit of 40%. इस तरह के क्वेश्चंस में हम एज्यूम करते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है हमारे आर्टिकल का वो है 100 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज था तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, वो उसे लॉस पे बेचता है कितने, 10% के, तो सेलिंग प्राइस हमारा होता है उस केस में 90। अब 20% उसने कम पे किया खरीदते समय, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा यहां पर, अब 80। अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो इस 55 को अभी छोड़िए, इसे हम गैप में यूज करेंगे। प्रॉफिट बनाता वो 40% का, तो 80 40% का प्रॉफिट मतलब फ्रैक्शन के टर्म में लिखें तो 140/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/5, ये जाएगा 16 टाइम्स, और 16 × 7 होता है 112। अब आप देखेंगे यहां पर गैप कितना है इन दोनों केसेस में, ये है 90 से 100, फिर 110, फिर 2, मतलब 22 का यहां पर गैप है। ये गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा पहला केस था, ये हमारा दूसरा केस है। अब जब इन दो केसेस में गैप 22 का है तो उस केस में हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 100। तो अगर ये गैप 55 के बराबर होगा तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवीजन में 22। बेसिकली हम यहां पर यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, और हमें दे देगा 15 × 5 250। ये हमारा आंसर है। ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। हम 100 कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करते हैं, पहले केस में हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस फिर उसका सेलिंग प्राइस, दूसरे केस में हम निकालते हैं अगेन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब हम सेलिंग प्राइस में यहाँ डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस में डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। सोल्ड इट एट 55 रुपीज मोर, मतलब पहले केस में जितना भी उसने बेचा था उससे 55 रुपए वो ज्यादा बेच रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जब हम रेशो मेथड में कर रहे हैं तो वो डिफरेंस हमारा आ रहा है 22, इसलिए हम इस 22 को इस 55 के साथ यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाकर हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये मेथड आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के मेथड्स को हम यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4, A sells a book to B at a profit of 20% and B sells it to C at a profit of 25%। अगेन ये इस तरह के क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी किए थे, तो उसी बिल्कुल सेम पैटर्न है, इसे हम फटाफट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए को जितना कीमत पड़ी थी वो थी ए। अब उसने बी को बेचा कितने प्रॉफिट पे, 20%, तो 20% का इक्विवेलेंट रेशो होता है 6/5। बी ने अब क्या किया, सी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, 25% का जो हमारा रेशो निकलेगा वो होगा 1/4 का 5/4। अब ये क्या होगा, सी कितना पे करेगा, ये उसके बराबर होगा, तो सी ने कितना पे किया यहाँ पर 225। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से 5 कटेगा, 2 से 3, यहाँ पर 2 से अगर हम इसे काटें तो ये 7 बार जाएगा और फिर ये 5 बार जाएगा, तो 75 × 2 हमारा आएगा 150 हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन हमने परसेंटेजेस में भी किया था, इसलिए इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। By selling a book for rupees 570, a shopkeeper loses 5%. At what price must he sell it to gain 5%? 570 रुपए में बेचने पर उसे 5% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर पहली बात, हमें सेलिंग प्राइस दी है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। अब कॉस्ट प्राइस में हम परसेंट प्रॉफिट या लॉस जोड़ते हैं, फैक्टर उसका मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर लॉस कितना है, 5% का, 5% मतलब 1/20, लॉस हमें कितना देगा, 19/20। ये किसके बराबर होगा, हमारे सेलिंग प्राइस के, तो वो होता है 570। 9 से ये 30 टाइम्स जाएगा, तो सीपी की जो वैल्यू है वो है हमारी 600, ठीक है, 30 × 20। अब उसे क्या करना है कि 5% गेन कमाना है इस कॉस्ट प्राइस पे, तो 5% गेन के लिए हम क्या रेशो लिखते हैं यहाँ पे, 21/20, ठीक है। ये होगा हमारा 30 टाइम्स, ये देगा हमें
630, ये रहा हमारा आंसर। अब इतने प्रोसेस को हम एक लाइन में भी लिख सकते थे। सिंपली यहां पर जो सेलिंग प्राइस था उसे हम लिखते हैं 570। यहां पर क्या रेशो आ रहा था हमारा 19/20 है ना, यहां पर 19/20 था, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20/19। फिर नेक्स्ट यहां पर क्या था 5% का गेन था, तो 21/20। इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 630। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%. Had he sold it for ₹18 more, he would have got 18% प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन वहां पर क्या था, कितना एक्स्ट्रा उसने सेलिंग प्राइस बढ़ाया, उसके अलावा कितना उसने कॉस्ट प्राइस कम किया वो भी दिया था। लेकिन यहां पर ये उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। क्यों? यहां पर अगर आप देखें पिछले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, पहले हम उसे वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 100, कितना प्रॉफिट हुआ 12% का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 112। अब 18% प्रॉफिट की बात हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस है 100 और हमारा प्रॉफिट कितना है 118। गैप कितना आ रहा है हमारा 6 का। ये 6 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, या इसे हम इस तरह से समझें, 18 रुपए बढ़ाने थे, यहां पर क्या कितने बढ़े 6 रुपए। तो जब 6 रुपए बढ़े तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100। अगर 18 रुपए बढ़ते तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाती 100 इंटू 18, यहाँ पे 6, ये हो जाती है हमारी 300। तो 300 हमारा आंसर है। ये जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा था ऊपर वाला, उस वही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई करी है। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड भी यहाँ पर आपको दिखेगी। आप देखेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर गैप पे काम कर रहे हैं, प्लस कॉस्ट प्राइस हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पहले में प्रॉफिट था 12%, दूसरे में प्रॉफिट था 18%। डिफरेंस कितना है दोनों में, पॉजिटिव का 12 है, यहाँ पे पॉजिटिव का 18 है, तो हमारे पास डिफरेंस है 6% का। ये 6% किसकी वजह से आ रहा है 18 की वजह से आ रहा है। 1% की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 रुपए के बराबर होता। 100% की अगर हम बात करें तो वो 300 रुपए हो जाता। यही हमारा आंसर है ना। 6% प्रॉफिट की बात हो रही है तो वो 18 रुपए है, 1% प्रॉफिट की बात हो रही है तो वो 3 रुपए है। 100% क्या होता है हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पर ही हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगर हमें पता है 1% की वैल्यू, तो हम 100% की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं सॉल्व करने के। ये स्टैंडर्ड मेथड है। अगर यहाँ पर कोई चेंज भी होता, कि अगर जैसे पहले वाले एग्जांपल में था कि कॉस्ट प्राइस जो है 20% उसने लेस पे किया था, तो हम इस तरह का मेथड यूज करते। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। ये फास्टर काम करेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन सोल्ड अ गोट एट अ लॉस ऑफ 7%. If he had sold it at ₹64 more, he would have gained 9% profit. What was the cost price? Again, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है यहाँ पे। अब डिफरेंस कितना आ रहा है वो नोटिस करने लायक बात है। पहले क्या था, प्रॉफिट से प्रॉफिट था 12% प्रॉफिट, 18% प्रॉफिट, तो दोनों के बीच में गैप कितना था 6% का। यहां पर -7% से हमें जाना है 9 तक। ठीक है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। तो पहले 7 के बाद फिर हम उसमें जोड़ेंगे 9, मतलब यहां हमारी बात होगी टोटल 16% की। अब 16% किसको करस्पॉन्ड करता है 64 को। ठीक है, हमें पता है 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4, तो 100% यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 400। यही हमारा आंसर है। तो अब देख रहे हैं कितना फास्ट ये मेथड काम करता है। ठीक है, सिंपली हमें गैप ऑब्जर्व करना है कितना है। पिछले क्वेश्चन में 12 से 18 दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए 6 का गैप आ रहा था। यहां पर -7 से +9 तक हमें जाना है, इसलिए 7 + 9 टोटल हमारा 16 आ रहा है। 16 करस्पॉन्ड करता है 64 को, तो 100 करस्पॉन्ड करेगा 400 को। बेसिक यूनिटरी मेथड हम यहां पर लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ पर्सन सेल्स अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. If he had bought it at 10% less and sold it for ₹3 more, he would have gained 25% profit. Find the cost price. Again, पहले हमने जो मेथड देखा था उसी तरह का है ये। हम यहां पर मानेंगे कि 100 रुपए से हम स्टार्ट करते हैं। जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए था। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110। अगले केस में बॉट इट एट 10% लेस, तो 100 में अगर हम 10% घटाएं तो वो हो जाएगा हमारा 90। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा 25% उसे गेन करना है 90 पे, तो 90 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 25% मतलब 1/4, और इसे अगर हम गेन की टर्म्स में लिखें तो 5/4।
4। अब इसमें ये अगर 2 टाइम्स करें तो 45 होगा, और इसे और 2 टाइम्स करें तो ये 22.5। ठीक है, 45 का मैं यहाँ पे आधा कर रहा हूँ। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा हमें 1000, फिर 2 से यहाँ पे हमें देगा वो 100, 5 5 25, ये हो जाएगा 1125। डेसिमल कहाँ पर है, एक के बाद है, तो 1125। मतलब कितना हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, 112.5। ये हमारा सेकंड केस का हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, 2.5 का। जब डिफरेंस 2.5 का है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। अगर ये डिफरेंस क्वेश्चन के हिसाब से 3 होता तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2.5। डेसिमल हटा के ऊपर हम 10 कर देंगे, यहाँ से हम 4 से डिवाइड कर ये 25 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 3 12 और 10 हमारा 120 आंसर है। ठीक है, तो जब भी कॉस्ट प्राइस में अगर चेंज नहीं होगा तो हम सिंपली इस तरह का यूनिटरी मेथड लगा देंगे। अगर कॉस्ट प्राइस में भी चेंज हो रहा है तो फिर हम 100 मान के चीजों को इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, a person sells a book at a loss of 10% if he had bought it at 20% less and sold it for 55 more, he would have gained 40% profit। 10% लॉस पे बेचता है, मतलब 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस थी तो वो उसे 90 रुपए में बेचता है। अब नेक्स्ट केस में वो 20% लेस पे कर रहा है, मतलब 80 रुपए कॉस्ट प्राइस थी और 40% का वो प्रॉफिट ले रहा है। ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये हमने ऊपर भी पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी अब यहां पर हम इसे सॉल्व फिर से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 40% प्रॉफिट मतलब 7/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये जाएगा 16 टाइम्स, 16 इंटू 7 112। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, 22 का। तो 22 करस्पॉन्ड कर रहा है 100 को, 55 करस्पॉन्ड करेगा 100 इंटू 55 अपॉन 22। ये हमने सॉल्व किया था, 250 आ रहा था वहां पर, है ना। 11 से ये 5 टाइम्स, 11 से ये 2 टाइम्स, ये 50 और ये 250, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसे हमने इसलिए जल्दी से यहां पर सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10, अ डीलर सोल्ड अ वॉच एट अ लॉस, यहां से आप ए हटा दीजिए। अ डीलर सोल्ड अ वॉच एट अ लॉस ऑफ 2.5%, had he sold it for ₹100 more, he would have gained 7.5%. At what price should he sell it in order to gain 12.5%? ठीक है, अगेन हम यहाँ पे 100 से स्टार्ट करेंगे हमारे कॉस्ट प्राइस से। तो 100 अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो लॉस में बेच रहा है 2.5 के, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 2.5 के हिसाब से 97.5। ठीक है, सेकंड केस, अगर 100 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस अगेन हमारा 100 है। अब क्या हो रहा है, उसे गेन पे बेचना है कितने, 7.5 के, तो 100 पे 7.5 का गेन मतलब 107.5। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का। तो जब गैप 10 का है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। अब अगर ये गैप कितना 100 का होता, अगर ये गैप 100 का होता तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता, यहां से 1000। ठीक है, तो ये तो निकल गया हमारा कॉस्ट प्राइस, लेकिन हमसे यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, उन्होंने हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है। तो इसमें हमें कितने परसेंट का गेन या लॉस है, गेन है 12.5% का। 12.5% का मतलब 1/8 और गेन के लिए 9/8, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 9/8 को। 1000 से 8 कितने टाइम्स जाता है, 125। अब 125 इंटू 9 करना है, तो पहले हम क्या कर देंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1250 और फिर एक बार उसे हम माइनस कर देंगे 125। ये कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 25, तो आंसर है हमारा 1125। ठीक है, वही सेम मेथड है हमारा, हम 100 को कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम करके चलते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं 2 बार हमारी कंडीशंस के हिसाब से, फिर हम लगा देते हैं उस पर यूनिटरी मेथड को। क्वेश्चन नंबर 11, a book is sold at a profit of 20%. If both cost price and selling price are reduced by ₹100, the profit would be 4% more than before. 4% more than before, मतलब अगर पहले 20 था तो अब 24% प्रॉफिट होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को वो 100 से यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास रेशो है, दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से रेशो निकालते हैं। प्रॉफिट कितने पे बेचा उसने, 20%। 20% मतलब 1/5, और SP अपॉन CP की टर्म्स में लिखें तो 6/5।
यही होगा हमारा एसपी अपॉन सीपी। अब क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को 100 से कम करना है। तो डायरेक्ट तो -100 हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा रेशो है। तो क्या करते हैं, इसे हम x मान लेते हैं कि ये 6x था, ये 5x है। ठीक है, अब ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बना ली इसे x मान के कि कोई ना कोई इसमें एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अब हम इन्हें 100 से कम कर देते हैं, तो -100 यहाँ पर भी, -100 यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों को 100 से कम किया है उन्होंने। अब क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो 24% ज्यादा हो जाएगा पहले से। मतलब अब ये हो जाएगा 124/100। ठीक है, पहले 20 था तो अब 24 हो गया। तो जो एसपी अपॉन सीपी होगा वो कितना होगा, 124/100। अब इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें, 4 3 टाइम्स, 4 से 1 टाइम्स, ये जाएगा 25 टाइम्स। ये हमने यहां तक निकाला। अब इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जबरदस्ती की कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, ये सारे 5 से डिविजिबल है, तो यहाँ से 5 काटा, यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पर कर दिया हमने इसे 5। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 जाएगा उस तरफ, 30x माइनस 500, यहाँ पर क्या होगा 31x, और ये हमें दे देगा माइनस का या प्लस का, माइनस का 620। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 31 है, यहाँ 30 है, तो हमें मिलेगा सिंपल x, और यहाँ पर 620 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 120। तो ये जो हमारा x यहाँ पे जो था, जो फैक्टर था हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो हमने निकाल लिया 120। अब जो भी पूछा होगा वो हम निकाल देंगे। क्या पूछा है हमसे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5x, x की वैल्यू मुझे पता है, इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 5 × 12 होता है 60, मतलब आंसर है हमारा 600। इस तरह से हमने इस 20% रेशो का यहाँ पे यूज किया, उसे हमने लिखा 6x और 5x, फिर उसमें हमने 100 माइनस कर दिया एज पर हमारा क्वेश्चन। तो जो भी हमारी वैल्यूज थी उसे हम इस तरह से इक्वेट करते गए। क्वेश्चन नंबर 12, a person sells his table at a profit of 12.5% and the chair at a loss of 81/3%, but on the whole he gains ₹25. On the other hand, if he sells the table at a loss of itne percent and the chair at a profit of itne percent, then he neither gains nor loses. Find the CP of table. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आज का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेंदी भी है और इसमें कैलकुलेशन भी है। दो हमें यहाँ पर कंडीशन दी है कि पहले मैं टेबल को इतने % प्रॉफिट पे, चेयर को इतने % प्रॉफिट पे बेचा, तो ओवरऑल उसे 25 रुपए का गेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाना तो एलिगेशन चाहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे टेबल और चेयर के बीच का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें नहीं पता है, इसलिए हम फिलहाल यहाँ इस स्टेप पे एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। अगले स्टेप पे, ऑन द अदर हैंड इफ ही सेल्स द टेबल एट अ लॉस ऑफ इतने % एंड द चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ इतने %, ही नीदर गेन्स नॉर लूजेस। सेकेंड कंडीशन हमें हेल्प करेगी। कैसे, ना उसे गेन हो रहा है ना उसे लॉस हो रहा है, मतलब टेबल पे इतना % लॉस बराबर हो जाएगा चेयर पे होने वाले इतने % के प्रॉफिट पे। इसे हम लिख लेते हैं। फायदा क्या होगा कि इससे हमें टेबल और चेयर के बीच का जो कॉस्ट प्राइस का रेशो है वो हमें मिल जाएगा। उस रेशो का यूज करके हम पहली वाली कंडीशन में उसे डालना चाहेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं टेबल, मान लेते हैं टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है T। इस पे कितना प्रॉफिट या लॉस है, इस पे 8.33% का लॉस है। 8.33 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना होता है, 1/12, मतलब इसका मुझे 1/12 निकालना है। ठीक है, ये मैं प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूं कि टेबल पे इतना लॉस हुआ होगा। ये किसके बराबर है, चेयर पर होने वाले प्रॉफिट के। प्रॉफिट कितना है 12.5, 12.5 का मतलब होता है 1/8, यहां हम लिख देंगे 1/8, मतलब टेबल पर होने वाला लॉस चेयर पर होने वाले प्रॉफिट के बराबर है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, तो टेबल और चेयर का जो रेशो है वो कितना है 3/2। ये हमें चाहिए था। ये क्या है रेशो, ये बेसिकली टेबल और चेयर की कॉस्ट प्राइस का रेशो है। कि टेबल 3 यूनिट की है और जो चेयर है वो हमारी 2 यूनिट उसकी प्राइस है। ये हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस का रेशो। अब हम इसका यूज करेंगे हमारी पहली कंडीशन में और वहां पर लगाएंगे हम एलिगेशन। तो यहां पर है टेबल को उसने बेचा 12.5% के प्रॉफिट पे, तो हम एलिगेशन के स्केल बनाते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 12.5%, या डेसिमल में जाने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं तो वो हमें आसान पड़ेगा। 12 प्लस 1/2 है तो ये हो जाएगा 25/2, 25/2%। नेक्स्ट
बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस का परसेंट होगा, तो उसे हम लिख लेंगे x%। अब चेयर पे क्या बात हो रही है, चेयर को उसने बेचा लॉस के 8/1/3। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 8 3 24 प्लस 1 25/3%। विथ लॉस है तो यहां पर हम लगा देंगे माइनस साइन। अगेन अब यहां पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो जब भी इस तरह के एलिगेशन का आपका बने तो वहां पर आप कुछ ना कुछ चीज से पूरे एलिगेशन के यहाँ पे जो आपको वेरिएबल्स हैं उन्हें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे आएगी एलिगेशन के, हमने ये जो हमारी लाइन ऑफ एलिगेशन है वो तो बना लिया, वेट कहां से लाएं, तो वेट हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। टेबल का वेट है कितना, 3, चेयर का वेट कितना है, 2। ठीक है, तो एलिगेशन की पूरी स्केल हमारी बन गई। प्लस एक चीज आपको और नोटिस करनी है, एलिगेशन यहाँ पे बढ़ किस तरफ रहा है, तो इस तरफ नहीं बढ़ रहा है, आपका एलिगेशन का स्केल इस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आप चाहते तो -25/3 को यहाँ पे लिख लीजिए, 25/2 को उस तरफ लिख लीजिए, तब आपकी स्केल बढ़ते क्रम में बन जाएगी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इस तरफ स्केल बनाइए या इस तरफ स्केल बनाइए, बस सॉल्व करते टाइम ध्यान रखिए कि किस तरफ आपकी स्केल मूव कर रही है। इसलिए मैंने यहाँ पर एरो बना लिया ताकि सॉल्व करते टाइम मुझसे गलती ना हो। अब यहाँ पर है 25/2, यहाँ पर है 25/3, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी स्केल को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली करना ही चाहता हूँ कि मुझे ये फ्रैक्शंस नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम ये मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं ये फ्रैक्शंस यहाँ से हटा देना चाहता हूँ, तो इस पूरी स्केल को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 75% देगा। ये 6 से मल्टीप्लाई होकर 6x% हो जाएगा, और ये 6 से मल्टीप्लाई होकर 3 से डिवाइड देगा, यहाँ पे 2 मतलब 50%। वेट तो हमारे सेम रहने, उन्हें हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी उसमें। अब हम इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे दोनों टर्मिनल्स के बीच में, ये माइनस का 50 है, ये 75 है, मतलब प्लस पहले हमें 50 तक जाना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे 75 तक, मतलब टोटल हो गया 125। कितने एक एक गैप कितना रहेगा, टोटल गैप कितने रहेंगे, 3 + 2 5, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एक गैप जो रहेगा वो होगा 25% के बराबर का, मतलब 2 का गैप। आपको पता है, अगर आपने एलिगेशन ये इस तरह से लाइन मेथड अगर आपको नहीं आता है तो हम इसके बेसिक की क्लास में से हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको बेसिक मैथ सीरीज़ की आपको प्लेलिस्ट पूरी मिलेगी, वहाँ पर आप एलिगेशन वाले चैप्टर को देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे ये लाइन मेथड है वो लगाते हैं, कैसे हम यहाँ पर ये वेट डिसाइड करते हैं और किस तरह से ये एलिगेशन की स्केल काम करती है। तो ये जो 2 यूनिट्स है वो क्या बताता है, यहाँ का गैप बताता है। तो 1 यूनिट का मतलब अगर 25% है तो 2 यूनिट का कितना मतलब होगा, 50%। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 6x में 50 जोड़ूं तो मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा, 75 में, मतलब x की जो वैल्यू है वो है यहां से 25 / 6, यही हमें चाहिए था। x% जो है वो है 25/6। अब हम लगा देंगे यहां पर यूनिटरी मेथड, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस यहां बना देता हूं इसे मिटा के। अब ये जो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया हमारा, 25/6% के बराबर, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 25, मतलब 25/6% कितना है, 25 है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। तो पहले तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, 100% कितनी होगी, 25 × 6/25 × 100। बेसिकली हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारी 600, टोटल कॉस्ट प्राइस है हमारी 600। अब इस कॉस्ट प्राइस को हमें किस रेशो में डिवाइड करना है, 3 और 2 में। ठीक है, मतलब 5 यूनिट, कलर चेंज कर लेता हूं, 5 यूनिट का मतलब है 600, तो 3 यूनिट का कितना होगा, ये हो जाएगा 12, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेप्स हैं, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो आसान हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, सिंपली यहाँ से हमने रेशो निकाला हमारी कॉस्ट प्राइस का, फिर हमने एलिगेशन लगाया जिससे हमें मिला टोटल कॉस्ट प्राइस, उस कॉस्ट प्राइस को हमने डिवाइड किया 3 और 2 के रेशो में, तो 3 पार्ट गया हमारी टेबल के पास जो कि हुआ 360 के बराबर, और 2 पार्ट हमारे जाता चेयर के पास। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 360। ये तरीका है सॉल्व करने का, इसलिए ये जो
क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, इसकी आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो आपको यहाँ पे एलिगेशन लगाना यहाँ पे अच्छे से आपको आ जाएगा, ये लाइन ऑफ एलिगेशन मेथड किस तरह से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, an article is sold at 20% profit if its cost price is increased by 50 and selling price is increased by 30. The profit percentage decreases by 1/3% than before. तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था जब हमने रेशियो में करके -100 किया था, ये उसी तरह का है। तो पहले 20% से हमें पता है यहाँ पे जो हम लिखेंगे SP अपॉन CP वो क्या होगा 6x अपॉन 5x, ठीक है। ये आइडिया हमने कहाँ से निकाला है, 20% से निकाला। सेलिंग प्राइस 6x तो कॉस्ट प्राइस 5x। अब कॉस्ट प्राइस को 50 से बढ़ाया है, कॉस्ट प्राइस को 50 से बढ़ा लेते हैं, और सेलिंग प्राइस को 30 से बढ़ाया है, सेलिंग प्राइस में +30। अब ये किसके बराबर है, परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो 1/3 घट जाएगा हमारे 20 से, तो हम लिखेंगे 20 माइनस 3 1/3 मतलब होगा 10/3। अब ये 60 माइनस 10 मतलब 50/3 परसेंटेज। इसे अगर मैं रेशो में लिखूं तो 50/3 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 + 3 20 में हमने सब्ट्रैक्ट किया 3 1/3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट अब डिक्रीज हो रहा है पहले के मुकाबले। ये होगा हमारा 2 टाइम्स, तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास 1/6। अब 1/6 हमारा प्रॉफिट परसेंट आ रहा है, तो SP अपॉन CP हम क्या लिखेंगे 6 + 1 मतलब 7 और नीचे 6, ठीक है। यहां तक आपको ये इक्वेशन अब हमारी बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे अगेन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कर भी सकते हैं आप मल्टीप्लाई, या फिर आप पहले क्या करिए दोनों साइड -1 कर दीजिए, है ना, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जब भी आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम एक ही चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही चीज को ऐड भी कर सकते हैं, एक ही चीज को माइनस भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए या इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं दोनों तरफ -1 कर रहा हूं। क्यों, अभी आप देखिए 6x + 30 में से आपको माइनस करना है 5x + 50, तो ये हो जाएगा हमारा x, ये होगा -20, डिवीजन सेम रहेगा 5x + 50, यहां पर क्या हो जाएगा 1/6। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आसान हो गया इसे सॉल्व करना। 6x - 120 इज इक्वल टू 5x + 50। ये उस तरफ जाएगा तो 6, ये इस तरफ आएगा तो इक्वल टू 170। x की वैल्यू हमें मिल गई। अब जो भी पूछा होगा वो हम निकाल लेंगे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 5x, इसमें अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 5 85, 850 हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर वाले जैसे ही था, जो चीज सीखने की थी यहां पर वो थी इस तरह से माइनस या +1 यहां पर करना। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जबरदस्ती की कैलकुलेशन में आप घुस जाएंगे। इसलिए देखिए कि फ्रैक्शन में क्या आप कुछ प्लस माइनस करके अपनी कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं क्या। जैसे यहां पर सिंपली -1 दोनों तरफ करके मैंने अपनी कैलकुलेशन को यहां पे आसान बना लिया, ठीक है। तो बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशंस करने से मैं यहां पर बच गया। क्वेश्चन नंबर 14, सम गुड्स आर परचेस्ड फॉर ₹450, टोटल कॉस्ट है जो भी सामान है उसकी। 1/3 को हमने बेचा 10% के लॉस पे, बाकी को हम कितने % गेन पर बेचें कि ओवरऑल हमें 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अगेन देखते ही समझ में आ रहा है कि ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। पहले बात हो रही 10%, कुछ सामान है 1/3 जिसे हमने 10% के लॉस पे बेचा, तो हम यहां पे लिखेंगे -10%। कितना हमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, 20% का हमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपने एलिगेशन का पहला चैप्टर देखा है तो यहाँ -10 है, यहाँ 20 है। अगर ओवरऑल मुझे 20 चाहिए तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी x% वो 20 से तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो 15 हमारा यहाँ पे देखते कैंसिल हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं सिर्फ इतने से नॉलेज से कि हमें पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 20 से ज़्यादा होगी, तभी इन दोनों का जो इफेक्ट है वो 20 हमें देगा। अब वेट की बात करें, सम गुड्स आर परचेज फॉर रुपीज इतने 1/3। अगर 3 थे तो उसमें से एक पार्ट इसके पास, 2 पार्ट इसके पास, ठीक है। 1/3 को हमने डिवाइड कर दिया, 1/3 यहां पर, 2/3 यहां पर, तो सिंप्लीफाइड रेशियो में 1:2। अब यहां पे हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। आपको पता है कि ये जो गैप होगा वो करस्पॉन्ड करता है किसको, इसको, और ये जो गैप होता है इन दोनों के बीच में वो कहां पर आता है, यहां पर, ना, इसे करस्पॉन्ड करता है।
तो यहां से मुझे हिंट मिल जाएगी। -10 से 20 जाऊंगा तो कितना गैप आएगा, पहले 0 तक आएंगे फिर 20 तक आएंगे, मतलब 30। ठीक है, तो अब ये जो 2 है ये किसे करस्पॉन्ड कर रहा है, 30% को। तो 1 किसे करस्पॉन्ड करेगा, 15% को। हमें निकालना किसके लिए, 1 के लिए, मतलब ये गैप चाहिए। तो ये गैप कितना होगा, 15%। तो हम 20 में 15 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 35%। और यहाँ पे जो हमारा एलिगेशन का स्केल है वो इस तरफ बढ़ रहा है, माइनस इस तरफ है, प्लस इस तरफ है। ठीक है, इसलिए हमने 20 में यहाँ पे 15 ऐड किया तो हम स्केल में आगे गए, जो कि हुआ 35%। तो सिंपल सा एलिगेशन का मेथड था जो हमें यहाँ पर लगाना था। तो आपको यहाँ पे लाइन ऑफ एलिगेशन समझ में आया, वेट हम किस तरह से डिसाइड करते हैं वो समझ में आया। ठीक है, वेट्स पर अभी हम और आगे बात करेंगे। ये तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर वेट लिख पाए। कई बार वेट लिखने में आपसे गलतियां होंगी, कहां पर होंगी वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सम गुड्स आर परचेज फॉर रुपीज इतने, 1/4 आर सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%, एट व्हाट परसेंटेज गेन शुड द रिमेनिंग गुड्स बी सोल्ड सो एज टू गेन 20%। अगेन ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है ये। कुछ सामान है जिस पर हमें 20% का लॉस हो रहा है, 20%। ओवरऑल हमें कितना चाहिए, 20%। तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसे हम मान लेते हैं x%। आपको पता है कि वो 20% से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये से एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। अब वेट हमें दिए हैं क्या, 1/4। तो अगर इसे हम 1 यूनिट बोलें तो उसके पास कितना जाएगा, 3/4, मतलब ये 3 यूनिट। ठीक है, हमने यहाँ पर वेट डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पर 3 यूनिट जो है वो ये वाला गैप बताता है ना। तो 3 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है कितने, यहाँ पे 40% को। -20 से 20% का गैप कितना होगा, 40%। तो यहाँ सब देखेंगे 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ का गैप चाहिए। तो 1 करस्पॉन्ड करेगा 40 डिवाइड बाय 3% को। तो हम क्या करेंगे, ये गैप कितना आया, 40 डिवाइड बाय 3%। तो हम 20 में ऐड करेंगे 40/3। ये कितना हो जाएगा, 60 + 40 100/3%। यही हमारी एक्स की वैल्यू आई। 100/3 का क्या मतलब होता है, 33.33। तो ये रहा हमारा आंसर। इस तरह से हम सिंपली एलिगेशन लगा के इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो वेट डिसाइड करते हैं, आपको पता है ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है ना। तो प्रॉफिट या लॉस जो होता है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, वो इसका बेस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस का कॉस्ट प्राइस। तो जब भी एलिगेशन की लाइन पे परसेंट प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस की बात हो रही होगी तो ऊपर जो वेट आएंगे वो क्या होंगे, हमारे कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेंगे, नंबर को नहीं डिनोट करेंगे। लेकिन यहां पे तो हम सिंपली नंबर लिख रहे हैं इसको देख के। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो भी आपका सामान है उसकी अलग अलग कॉस्ट प्राइस नहीं है ना, उसकी एक जैसी कॉस्ट प्राइस है। तो उस सामान के अगर मैं 1/4 कर रहा हूं तो मतलब मैं कॉस्ट प्राइस को भी 1/4 कर रहा हूं। 1/5 करूंगा तो कॉस्ट प्राइस भी 1/5 हो जाएगी। 1/3 करूंगा, जैसे यहाँ के एग्जांपल में हमने किया था 1/3, तो कॉस्ट प्राइस भी 1/3 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो 1/3 है या यहाँ पे जो 1/4 है, ये सिंपली हमारा कॉस्ट प्राइस का भी रेशो बन जाता है। क्यों, क्योंकि पूरा सामान जो है ना वो उसको हमने होमोजीनस मान लिया है कि उसकी जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स होंगी, मतलब अगर यहाँ पे 1/4 की बात कर रहे हैं, अगर 100 यूनिट्स होती, अगर यहाँ पे 100 यूनिट्स होती, ठीक है, तो इसका 1/4 क्या करते हैं हम, किस तरह से इसे डिवाइड करते, इसे हम डिवाइड करते 1/4 के हिसाब से 25 और 3/4 के हिसाब से 75। तो कॉस्ट प्राइस भी क्या होती है, 25 और 75 के रेशियो में ही जाती, क्योंकि सारा जो सामान है उसका एक जैसी कॉस्ट प्राइस है। इसलिए यहां पर हम नंबर को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं यहां पर कॉस्ट प्राइस, और उसे हम लिख रहे हैं इस तरह से हमारे वेट्स में। कई जगह इस तरह से नहीं होगा, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कैसे, वो हम नीचे देखेंगे, पर ये आपको मैंने अभी से बता दिया ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 16, यही वो क्वेश्चन है जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा हूं। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट। अ पर्सन परचेसेस 5 वॉचेस एंड 10 पेन्स फॉर ₹10,000. He sells watches at 15% profit and pens at 10% loss. Overall, he gets ₹375 as profit. Find cost price of each watch and each pen. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है 15% एलिगेशन की स्केल का एक टर्मिनल दे दिया, 10% एलिगेशन की स्केल का दूसरा टर्मिनल दे दिया। अब यहाँ 5 और 10 है, क्या आप इसे ऐसा रेशो लेंगे? अगर हम यहाँ पे लिखें वॉच के लिए, अगर हम लिख लें 15% प्रॉफिट, ओवरऑल यहां पे कुछ x% आएगा,
फिर यहाँ पर कितना लॉस है, 10%, -10%। स्केल जो है वो हमारी अब इस तरफ जा रही है ना, बढ़ता क्रम इस तरफ का है। अब मैं वेट की बात कर रहा था, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। यहाँ पे दिया है 5 वॉच और 10 पेन है, 5 घड़ियाँ 10 पेन। तो क्या हम यहाँ पे 5 और 10 लिख सकते हैं? सिंप्लीफाई करके 1 और 2 भी यहाँ लिख सकते हैं, 1:2। ठीक है, जो भी वेट लिखते हैं हम उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिंपल 5 और 10 लिख रहा हूँ। क्या हम ये 5 और 10 लिख सकते हैं? ये आपसे सवाल है मेरा। अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों, आप सोच के बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं x% की। एक्चुअली ये x% हमें यहाँ पर दिया हुआ है। कैसे? 375 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 10,000 टोटल पे, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 375 का प्रॉफिट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितने पे? 10,000 पे। और से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल लेंगे, तो ये होगा हमारा 3.75। अब इसे यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3.75%। ठीक है, 3.75 कैसे निकाला वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ऑलरेडी प्रॉफिट की वैल्यू दी थी, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। अब हमारे पास तीनों चीजें यहाँ पर आ गई हैं। दूसरा 5 और 10 यहाँ पर हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमारा इस तरह से लाइन ऑफ एलिगेशन में आएगा, तो उसका वेट जो होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, न कि कोई दिया हुआ नंबर। 5 और 10 तो कितनी घड़ियां और कितने पेन है, उनकी कॉस्ट प्राइस का रेशो थोड़ी दिया है हमें कि घड़ी और पेन की कॉस्ट प्राइस का रेशो हमें पता हो, वो तो नहीं दिया है ना। इसलिए 5 और 10 सिंपली कितनी संख्या है वो दी है, कॉस्ट प्राइस नहीं दी है। और जो यहाँ पर वेट आता है वो क्या बनता है हमेशा प्रॉफिट लॉस के केस में? कॉस्ट प्राइस। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ती है। अब रेशो हम कैसे निकालें? तो सिंपल सी बात है, जब आपको तीन चीजें यहाँ पर लाइन एलिगेशन में दे दी हैं तो रेशो भी आपका इससे निकल जाएगा। ऊपर भी मैं आपको बता रहा था, आपने एलिगेशन की बेसिक वाली क्लास में भी देखा है, यहाँ का जो गैप होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो यहाँ पर आता है, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, इसी नॉलेज को हम यूज करेंगे। तो -10 से 3.75 के बीच में गैप कितना है? पहले आप 0 तक आएंगे, फिर 3.75 जाएंगे, तो यहाँ पर जो वेट होगा वो होगा 13.75। ठीक है, यहां का जो गैप होता है वो इसका वेट बनता है। अब यहां का अगर हम गैप देखें, 15 में से हमें माइनस करना है 3.75, तो ये होगा 15, 13, ये 12, तो मतलब यहां पर 11 कितना है 75, तो ये होगा 25। ये हमें मिल गया रेशो। किसका रेशो? घड़ी और पेन की कॉस्ट प्राइस का रेशो। ठीक है, ओवरऑल रेशो, मतलब 5 घड़ियों का कॉस्ट प्राइस इतना, 10 पेन का कॉस्ट प्राइस इतना। अब हम इसका रेशो निकाल लेंगे। तो अगर हम वॉच और इसका रेशो निकालें तो हम लिखेंगे 1375, डेसिमल में दोनों से हटा रहा हूँ, 1125। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो 5 से 2 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, ये 5 से 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर यहाँ पे 5 टाइम्स। अब ये 25 से हमारा डिविजिबल होता है, तो 25 से ये जाएगा 11 टाइम्स, 25 से ये जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो ओवरऑल 10 घड़ियों, या हम लिखें यहाँ पे ऑल वॉच और ऑल पेन्स की कॉस्ट प्राइस का रेशो है 11/9। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, कुल घड़ियां और टोटल पेन, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 11:9 रेशो है। अब हमारे पास यहां पर सब कुछ आ गया है, अब हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच एंड ईच पेन। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे 20 यूनिट्स। वो 20 यूनिट्स किसको करस्पॉन्ड कर रही है? हम सिंपली यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 10,000 को, 10,000 को। तो अगर हम एक यूनिट की बात करें तो वो कितना होगा? 500। अब हमसे पूछा है एक घड़ी और एक पेन का निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल घड़ियों का निकाल लेते हैं। एक का मतलब अगर 500, तो 11 का मतलब कितना? 11 × 500। ये सारी घड़ियों का निकल जाएगा। एक के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? घड़ियां कितनी है? 5, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1100। उसी तरह से अगर हम पेन की बात करें, एक की वैल्यू है 500, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 500।
अब टोटल पेन कितने हैं 10, तो इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 9 5 जा 45 मतलब 450। तो ये एक घड़ी की कीमत, ये एक पेन की कीमत, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एलिगेशन कैसा लगता है वो आपको समझ में आ जाएगा कि वेट कैसे डिसाइड होता है। कभी भी इन नंबर्स को डालने की आप एलिगेशन में गलती मत करिएगा। नंबर नहीं डलता है हमारे वेट की जगह, कॉस्ट प्राइस होता है हमारा वेट। जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंट का एलिगेशन का लाइन बनेगा तो जो वेट रहेगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 2/3 of goods was sold at a profit of 6% and the rest at a loss of 3%. If there was overall profit of 540, find the value of goods. अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है एलिगेशन आराम से लगेगा। पहले बात हो रही 6% प्रॉफिट की, तो हम यहाँ लिखेंगे 6%। ओवरऑल हमें नहीं पता है तो उसे हम लिख लेंगे x%। तीसरा हमें दिया लॉस 3% का, तो -3%। एलिगेशन जो है अब वो हमारा इस तरफ बढ़ रहा है। वेट हमें पता है क्या, 2/3 ऑफ गुड्स, ठीक है। 2/3 मतलब इसकी हम वैल्यू लिख देंगे 2, इस पर हो जाएगा 1। अगेन टोटल वैल्यू कितनी है, -3 से 6 तक जाना है मतलब 9। कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में, मतलब एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 3, 3। एक ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, 1, यहाँ का जो वेट है इस वाले गैप को। एक का मतलब है 3% है ना, तो इससे हमें एलिगेशन इस तरफ जा रहा है, तो जब हम पीछे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो 6 - 3 कितना होगा, 3%। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 3%। यही हमें चाहिए था। ये हमारा क्या बताता है, प्रॉफिट की ओवरऑल प्रॉफिट कितना था, तो 3% प्रॉफिट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है वैल्यू की टर्म्स में, 540 को। तो 100% मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये 18, 0 और 2 0 यहां से लगा देंगे तो ये हो जाएगा 18,000, ठीक है। एलिगेशन लगाना था यहाँ पे और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 18, अ पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर ₹480. He sold one at a loss of 15% and other at a gain of 19% and observed that selling price in both the cases was same. ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी करे थे, ठीक है। अब यहां पर अंतर क्या है, अ पर्सन बॉट 2 वॉचेस फॉर ₹, इतनी। टोटल CP1 प्लस CP2, कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2 की वैल्यू यहां पर हमें दी हुई है। क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर सीखा था वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 पार्ट में बना लेते हैं। पहले आ रहा है हमारा लॉस ऑफ 15%। अगर 5% होता, या इसे आप ऐसे भी देख लें 85/100, उसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा SP/CP की बात कर रहा हूँ। ये लॉस का केस, ये प्रॉफिट का केस, तो ये बनेगा हमारा 17 डिवाइड बाय 20, ठीक है। 15% लॉस को हम किस तरह से लिखते हैं, 17/20 रेशो के टर्म्स में। दूसरी बात, गेन कितना हो रहा है, 19% का गेन है, मतलब यहां पर होगा 119 डिवाइडेड बाय 100। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है वो दोनों में सेम होनी चाहिए, पर यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 19 है, मतलब हमें रेशो मैनिपुलेट करके कॉस्ट प्राइस को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस रेशो में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 17 मुझे पता है 7 टाइम्स 119 होता है, तो इस रेशो को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये रेशो क्या बन जाएगा, 119 डिवाइडेड बाय अपॉन हो जाएगा 140। ये हमारा एज इट इज रहेगा 119/100, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारी सेम हो गई। अब हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 140 प्लस 100 240। 240 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 480 को, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2। तो पहले वाले की बात कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 280 और इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 200। ऑप्शन में 280 और 200 यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था, एक हम लॉस का केस देख रहे हैं, एक प्रॉफिट का केस देख रहे हैं, हमने उन्हें रेशो के टर्म्स में लिखा, सेलिंग प्राइस बराबर करी। यहां पर हमें कॉस्ट प्राइस पे काम करना था, इसलिए हमने डिनोमिनेटर यहां पे देखा। टोटल कॉस्ट प्राइस यूनिट के टर्म्स में 240 है, वो करस्पॉन्ड करता है 480 को। यहां से हमने 1 की वैल्यू निकाली और यहां से दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 19, 1/3 of commodities sold at 15% profit, 1/4 is sold at 20% gain, and the rest is sold at 24% profit. If the total profit of ₹62 is earned, find the cost price of commodity. इसको करने का जो एक तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हैं इसे। पहला है एलिगेशन मेथड, ठीक है। इसमें एलिगेशन लगेगा, आप 2 वैल्यूज एट अ टाइम लेके इसमें 2 बार एलिगेशन लगाएंगे और आपका आंसर वहां पर आ जाएगा। ये करने का एक मेथड है, लेकिन एलिगेशन यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा,
क्योंकि हमें यहाँ पर 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा, आंसर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करने के फायदे ये हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव में नहीं, प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव में, कि आपको एलिगेशन की स्केल समझ में आने लगेगी और आप उसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप अपने इसे प्रैक्टिस के तौर पे एलिगेशन से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डाउट सेशन में से पूछ लीजिएगा। ये हुई आपकी प्रैक्टिस की बात। अब एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सिंपल मेथड हम यूज करेंगे। 1/3, यहाँ पे 1/4 और फिर रेस्ट की बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि जो भी सामान है वो 12 यूनिट है, 12 यूनिट सामान है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 की बात हो रही है, 1/3 होगा मतलब 4 यूनिट। यहाँ पे 1/4 की बात हो रही है मतलब 3 यूनिट। और बचा कितना यहाँ पे, 4 और 3 7, मतलब यहाँ पे 5। 4 यूनिट सामान को हम 15% पे बेचेंगे, 3 यूनिट को 20% पे बेचेंगे, 5% को 24% पे बेचेंगे। अब इसे लिखते कैसे हैं, 4, जो सामान था 4 यूनिट कितने परसेंट पे, 15% पे, प्लस 3 यूनिट को कितने परसेंट पे, 20% पे, प्लस बचा हुआ कितना है 5, कितने परसेंट पे, 24%। सारे प्रॉफिट हैं, इसलिए हम सब पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं। टोटल कितनी हमारी जो वैल्यू कमोडिटी कितनी है, टोटल सामान कितना है 12, 12 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, 4 की टर्म हर जगह आ रही है, तो 4 यहाँ से कैंसिल करके यहाँ 5 कर देते हैं, यहाँ 6 कर देते हैं, यहाँ 3 लिख लेंगे। 3 की टर्म भी हर जगह आ रही है, तो इसे भी कैंसिल करके यहाँ 5 लिख देंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बेसिकली 5 + 5 + 10, मतलब ये हो गया हमारा 20%। 20% क्या आया, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आया। टोटल 12 यूनिट्स पे कितनी प्रॉफिट हमें मिला, 20%। 20% किसे करस्पॉन्ड करता है, 62 को। ठीक है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब 100% निकालना है, 100% निकालना है। ये कितना है यहाँ पे 5 टाइम्स, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 30, 5 6 5 30, ये कितना होगा, 5 2 10, टोटल 310। 310 हमारा ईयर ऑप्शन। ठीक है, तो ये तरीका है एग्जाम में से सॉल्व करने का। कितना यूनिट्स है, हम एलसीएम लेके उसे इस तरह से बांट देंगे ताकि हमें फ्रैक्शन में ना काम करना पड़े। फिर हम यहाँ पे कितना परसेंट उसका प्रॉफिट या लॉस करस्पॉन्डिंग है वो लिख देंगे, और फिर टोटल यूनिट्स से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एलिगेशन से आपको ट्राई करना है। पहले आप 1/3 और 1/4 को लेंगे, एक बार एलिगेशन लगाएंगे, फिर टोटल वैल्यू को फिर आप लगाएंगे बची हुई 5 यूनिट से। ठीक है, 24% की वैल्यू लेके, तो 2 बार एलिगेशन लगेगा और फिर बाद में इसी तरह से वहां पे आपका यूनिटरी लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम में आपको इस तरह से सॉल्व करना है, एलिगेशन नहीं लगाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Nandu purchased 20 dozen eggs at ₹48 per dozen. He sold 8 dozen at 10% profit और 12 डजन को 20% प्रॉफिट। अगेन यहाँ पे सिंपल एलिगेशन लगेगा। पहले बात हो रही 10% की, तो हम लिखेंगे 10% यहाँ पर। ओवरऑल कितना होगा हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। फिर दूसरा कितना है 20%। कुछ सामान पे 10% प्रॉफिट, कुछ सामान पे 20% प्रॉफिट, ओवरऑल x% प्रॉफिट होगा। x कितना है वो हमें निकालना है। अब रेशो, अब हमें वेट लिखना है यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्स हैं, सारे एक जैसे आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो डजन की टर्म में अगर हम बात करेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा। तो 8 डजन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8। ये कितना है 12 डजन, तो हम यहाँ लिख लेंगे 12। ठीक है, इन नंबर्स को हम क्यों लिख पा रहे हैं, अगेन जैसा मैंने आपको ऊपर के एग्जाम्पल्स में बताया था, सारी आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, तो जो नंबर रहेगा वही इनका कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा। अब जो वेट है इसे हम हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो 4 से डिवाइड करके इसे हम लिखेंगे 2, इसे 4 से डिवाइड करके हम लिखेंगे 3। अब हम यहां पर एलिगेशन लगा देंगे। टोटल गैप कितना आ रहा है 10 और 20 में, 10 का गैप है। इस 10 के गैप को मुझे कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5, मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हम क्या करें, जो एलिगेशन जो है हमारी वो इस तरफ मूव कर रही है, तो हम 3 पार्ट के लिए निकाल लेते हैं। एक पार्ट के लिए 2, तो 3 के लिए 6, तो 10 + 6 16%। यही हमारी x की वैल्यू और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आज के क्वेश्चंस में हमने देखा कि परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस में हम एलिगेशन के मेथड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्लस एक कॉस्ट प्राइस वाला मेथड जो था जिसमें हमने 100 मान के फिर उसे सेलिंग प्राइस निकाली 2 बार, उस तरह से हमने सॉल्व किया। तो आज हमने कुछ इस तरह की वैरायटी देखी क्वेश्चंस में। तो एक ये वाला क्वेश्चन हमारा अच्छा है जिसे आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस इसे एक बार आपको एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन हमने और देखा था ये वाला,
इससे आपका डिसाइड होगा कि वेट आप सही तरीके से लगा पा रहे हैं कि नहीं एलिगेशन की स्केल में। ठीक है, तो ये 2-3 हमारे आज के अच्छे क्वेश्चंस थे जिन्हें आपको 2-3 बार और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लगातार आप क्विजेस देते रहिएगा। आपके कोर्स में जब आप वेबसाइट पे आप देंगे तो वो क्विज आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। ठीक है, प्लस उसमें आपका स्कोर भी दिख रहा होगा, वो आपका जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा, जैसे कि आपने मान लीजिए 10 बार आपने क्विज दिया, तो उन 10 क्विज का जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा वो बार बार वहाँ पर आपको अपडेट मिलता जाएगा। तो आपकी उससे प्रोग्रेस भी आपको पता चलेगी कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, पर्टिकुलर क्विज में या पर्टिकुलर टॉपिक में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। उस हिसाब से फिर आप अपनी प्रिपरेशन को और सुधार उसमें जो भी आपको लगे वो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई आज की क्लास की बात। एक प्रॉफिट लॉस की क्लास अभी और होगी, वो हमारी प्रॉफिट लॉस की आखिरी क्लास होगी। तो टोटल 3 क्लास हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।